अरविंद की पत्नी सारा दिन अपनी बूढ़ी सास से काम करवाती। अगर अरविंद अपनी पत्नी को मना करता तो पत्नी चालाकी से कहती, डॉक्टर ने माँ जी को काम करने को कहा है ताकि इनका शरीर जाम ना हो जाए। बूढ़ी सास तंग आकर एक दिन घर छोड़कर चली गई। जब सारा काम अरविंद की पत्नी को करना पड़ा तो वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर को जब दिखाया तो वो कहने लगा, आपके शरीर की हड्डियां जाम हो रही हैं। अब सारा दिन अरविंद अपनी पत्नी से काम करवाता। एक दिन अरविंद की माँ वापस आ गई। अरविंद की पत्नी सास को देखते ही, माँ जी झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा दीजिएगा। अरविंद की पत्नी विशाखा ने अपनी सास से कहा था। वो बेचारी अपनी कमर पर हाथ रखे पूरे घर की झाड़ू लगाकर उठी थी। बुरी तरह से हाँफ रही थी, पसीना चेहरे से बह रहा था। एक नज़र उन्होंने अरविंद पर डाली जो माथे पर बल डाले विशाखा को ही देख रहा था। लेकिन फिर एक ठंडी सांस भरकर कहने लगी, अच्छा लगा देती हूँ। फिर पोछा लगाने लगी। अरविंद विशाखा से कहने लगा, ये कौन सी डॉक्टर थी जिसने माँ को इतने सारे काम बोल दिए? माँ की उम्र तो देखो। विशाखा कहने लगी, बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने तो माँ को देखते ही उनकी बीमारी पकड़ ली। अरे ये बीमारी कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर अभी से इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो माँ 2 दिन में चलने फिरने के लायक भी नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि इनके पैर भी काटने पड़ सकते हैं। ये कहते हुए उसने सेब काट कर खाना शुरू किया था। वो मज़े से सेब खा रही थी, साथ साथ अरविंद को बता रही थी। वो कहने लगा, पहले ही मेरी माँ की सांस बहुत फूलती है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इस पर बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। पता नहीं तुमने किस डॉक्टर को दिखाया है। देख रही हो मेरी माँ कैसे पसीने से बिल्कुल भीग गई हैं। विशाखा कहने लगी, तो कोई बात नहीं, बिठा दें इनको चारपाई पर। लेकिन जब इनका हिलना भी एकदम बंद हो जाएगा तो मुझसे शिकायत ना करना, मैं नहीं संभाल सकती। इससे पहले कि अरविंद कुछ कहता उसकी माँ कहने लगी, बेटा बहू को क्यों कुछ कह रहे हो? मेरे सामने ही डॉक्टर कहा था। अब वो झूठ तो नहीं कह रही। कोई बात नहीं, वो तो मेरी बीमारी का इलाज ही कर रही है। पोछा लगाते हुए अरविंद की माँ सीमा देवी ने कहा। अरविंद को इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी डॉक्टर है जिसने मेरी माँ के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं किया। सीमा देवी के पैरों में बहुत दर्द रहने लगा था। जब विशाखा की शादी हुई तो सारे काम की जिम्मेदारी विशाखा पर आ गई। सीमा देवी अपने पैरों को लेकर बैठ जाती। विशाखा ने जब देखा कि अरविंद अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और विशाखा को पहले ही टोक चुका था कि मेरी माँ के खिलाफ मुझे एक शब्द भी सिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल दूंगा। अरविंद का कठोर स्वभाव देखकर पहले तो विशाखा चुप रही, सास की सेवा भी करती रही, लेकिन ज़्यादातर वो सेवा उस समय करती जब अरविंद रात को घर आता। तब वो सीमा देवी के आगे पीछे फिरती। सुबह अरविंद काम पर जाता तो विशाखा लापरवाही दिखाते हुए न घर को देखती और न ही अपनी सास को पूछती, बल्कि फ़ोन पर अपनी बहनों से लंबी लंबी बातें करती रहती थी। बस एक खाना बनाती थी, बाकी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सीमा देवी कहती कि बेटी पूरा घर मिट्टी से अटा पड़ा है, घर की सफाई सुथरा ही कर लो, काम वाली लगाने की तो हमारी क्षमता नहीं है। तो वो मुँह बिगाड़ कर कहती कि मुझे इन कामों की आदत नहीं है। सीमा देवी कहती कि अगर मैं ये सब कर सकती तो तुमसे ना कहती। रात को जब ये बात सीमा देवी ने अपने बेटे अरविंद को बताई कि तुम्हारी पत्नी पूरा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती है, घर की तरफ उसका कोई ध्यान ही नहीं है, ये सुनकर अरविंद को बड़ा गुस्सा आया। वो सीधा अपने कमरे में गया जहाँ विशाखा अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। कहने लगी, एक तो जैसे ही मौसम बदलता है मेरे हाथों में रूखापन बहुत ज़्यादा हो जाता है और अब तो मेरा लोशन भी ख़त्म हो रहा है। अरविंद मुझे नया लोशन ला कर दो ताकि मेरे हाथ ख़राब ना हो। अरविंद कहने लगा, तुम्हें अपने हाथों की चिंता है? पूरे घर में हर जगह जमी मिट्टी की कोई परवाह नहीं। पूरा घर अटा पड़ा है, घर में न सफाई करती हो न घर की किसी चीज़ का ख्याल रखती हो। किचन जाकर देखो, सिंक झूठे बर्तनों के अंबार से भरा पड़ा है। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि घर को कैसे रखना चाहिए? अरविंद की बात सुनकर विशाखा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी, शादी से पहले मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें पत्नी की नहीं एक नौकरानी की ज़रूरत है। देखो मुझे इन कामों की आदत नहीं है और ना ही मैं कर सकती हूँ। वो कहने लगा कि तुम क्या दुनिया की अनोखी औरत हो? मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी यही काम किए हैं और मेरी बहनें भी अपने घरों में यही काम करती हैं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें कौन से पर लगे हैं जो तुम ये काम नहीं कर सकती? अपने घर के काम करने में क्या परेशानी है जो तुम नहीं कर सकती? उस दिन अरविंद ने विशाखा को बहुत बातें सुनाई थी। अगले दिन विशाखा की आंखें सूजी हुई थी। आधी रात तक वो रोती रही, लेकिन अरविंद से कुछ नहीं कह सकती थी। वो तो ये जान गई थी कि ये सारी परेशानी उसकी सास के बुढ़ापे के कारण है, क्योंकि अरविंद अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता था। विशाखा के दिल में अपनी सास के लिए नफरत हो गई थी। प्यार तो उनसे पहले भी नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद तो जैसे उसने ठान ली थी कि वो अपनी सास को चैन से जीने नहीं देगी। इसलिए दिन के समय अपनी सास से कहती कि ऐसा करें, आप बर्तन धो दें, मैं आटा गूंद के साग खाना बनाने लगी हूँ।
उसकी सास कहने लगी, बेटा मुझसे अगर काम होते तो मैं तुम्हारी शक्ल की तरफ ना देखती, मैं सारे काम भी खुद कर लेती। घर कितना गंदा पड़ा है, जब तक मैं ठीक ठाक थी तो मैं पूरे घर को शीशे की तरह चमका के रखती थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मुझसे काम नहीं होता, मेरे पैरों का दर्द मुझे चैन नहीं लेने देता। इतनी दवाइयाँ खाती हूँ फिर ही चल फिर पाती हूँ। विशाखा उनके पास बैठ गई, बड़ी हमदर्दी जताने लगी, कहने लगी, आप क्यों इतनी दवाइयाँ खाती हैं? किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाइए, बल्कि मेरी एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, मैं आपको उसके पास लेकर जाऊंगी। उसकी दवाइयों से तो आप लोग बहुत लोग ठीक हुए हैं, आपको बिल्कुल आराम आ जाएगा। विशाखा की बात सुनकर सीमा देवी को लगा कि उससे ज़्यादा उनका कोई और हमदर्द है ही नहीं। वो कहने लगी, बेटा मुझे ज़रूर उस डॉक्टर के पास लेकर जाना, मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ उस दर्द से, मुझसे अब ये दर्द सहन नहीं होता। विशाखा कहने लगी, आप चिंता ना करें, आप देखिएगा कि वो आपका इलाज कैसे करती है, दर्द तो आपका मिनटों में दूर कर देगी। ये सुनकर सीमा देवी खुश हो गई, क्योंकि वो वाकई अपने पैरों के दर्द से बहुत तंग आ चुकी थी। हर समय पैरों में तेज दर्द रहता था, जरा सा चलने फिरने से उनकी सांस फूलने लगती थी। कुछ बुढ़ापा भी इंसान को खुद बीमार कर देता है, यही हाल इन दिनों सीमा देवी का था। अगले दिन विशाखा ने अपनी एक दोस्त को कॉल की, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी। ज़्यादा अनुभवी भी नहीं थी, लेकिन अक्सर जब लेडी डॉक्टर अपनी सीट पर ना होती तो वो वहाँ बैठकर ब्लड प्रेशर और फीवर चेक कर लेती थी, छोटी मोटी दवाई भी लिखकर दे देती थी। विशाखा ने उसे कॉल की और कहने लगी कि मैं अपनी सास को लेकर आऊँगी, उनके सामने तुम ये दिखाना कि जैसे कि तुम ही डॉक्टर हो। मेरी सास ने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है, हर काम मुझसे करवाती हैं और अपने पैरों के दर्द को लेकर बैठी रहती हैं, तुम मेरी मदद कर दो। वो नर्स कहने लगी कि डॉक्टर अगर सीट पर हुई फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे चेकअप नहीं करने देती। हाँ, रविवार वाले दिन मेरी डॉक्टर अपनी बहन से मिलने जा रही हैं, पर हॉस्पिटल तो उस दिन बंद है, लेकिन फिर भी मैं खोल लूँगी। वो नर्स क्लिनिक के ऊपर ही छोटे से फ्लैट में रहती थी, जो कि उसी लेडी डॉक्टर ने उसे दिया हुआ था। विशाखा ने रविवार वाले दिन अपनी सास को लिया, रिक्शे में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। ये देखकर अरविंद भी बहुत खुश था कि उसकी पत्नी उसकी माँ का ख्याल रखती है। नर्स ने उस समय डॉक्टर का ही कोट पहना था। जब विशाखा अपनी सास को लेकर आई, वो बड़े प्यार से उसकी सास से सारी बातें पूछती रही, कैसे कहाँ दर्द होता है, क्या होता है। कहने को तो वो नर्स थी, डॉक्टर तो थी नहीं कि बीमारी का इलाज करती। कहने लगी कि आपको घुटनों का दर्द है और भी बढ़ जाएगा अगर आप बैठी रहीं, यहाँ तक ये आपके शरीर की हड्डियाँ जाम हो जाएंगी और फिर आप चल फिर भी नहीं सकेंगी, बिल्कुल बिस्तर पर लग जाएंगी। ये सुनकर विशाखा की सास सीमा देवी बुरी तरह से डर गई थी। वो कहने लगी कि आप ऐसा करें कि झाड़ू लगाया करें, पोछा लगाया करें, बर्तन धोया करें, ये ना हो कि पैरों के साथ साथ आपके हाथों में भी दर्द हो जाए और इसी बीमारी की चपेट में आकर आपके हाथ भी बेकार हो जाएं और धीरे धीरे आपका पूरा शरीर बेकार हो जाए। ये सुनकर सीमा देवी बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब वो घर आई तो अरविंद पूछने लगा कि क्या कहा डॉक्टर ने। विशाखा और सीमा देवी ने सारी बात बता दी। सीमा देवी कहने लगी कि विशाखा बेटा, कल से झाड़ू पोछा मैं खुद लगाऊंगी। जब तक मैं काम करती थी मैं तो अच्छी खासी थी, लेकिन जब से अरविंद ने मुझे काम वाली लगा कर दी थी तब से ही मुझे ये परेशानी हो गई है। शायद बैठे रहने के कारण ही मुझे परेशानी हुई है। मैं दोबारा से चलने फिरने लगूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। सीमा देवी वैसे भी कमज़ोर थी, ज़रा सा काम करती थी तो उनकी सांस फूलने लगती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे घर की सफाई की, पूरा घर ही शीशे की तरह चमका दिया था। लेकिन दर्द कम होने के बजाय और बढ़ने लगा। लेकिन उस नर्स ने लेडी डॉक्टर बनकर सीमा देवी को बहुत बेवकूफ़ बनाया था। कहने लगी, पहले तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, इतना कि बर्दाश्त नहीं होगा, और उसके बाद ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने काम करना नहीं छोड़ना। ये सुनकर सीमा देवी ने हिम्मत नहीं हारी थी। अगले दिन भी झाड़ू लगाई। विशाखा ने कपड़ों का ढेर उनके सामने रख दिया। कहने लगी, ये सारे कपड़े आप धो दें ताकि आपके हाथ चलते रहें, ये ना हो कि बीमारी बढ़ जाए और हाथ भी बेकार होने लगे। ये सुनकर सीमा देवी फिर से डर गई थी, इसलिए सारे कपड़े हाथों से धोए। लेकिन अब ये हालत थी कि पूरा शरीर अकड़ गया था। थककर बिस्तर पर लेट गईं। पूरी रात दर्द के कारण रोती रहीं। ऐसा लग रहा था कि दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। पहले तो सिर्फ पैरों में दर्द होता था, लेकिन आज तो जोर जोर दुख रहा था। पूरी रात उनकी हालत ख़राब थी। फिर डॉक्टर ने तो कोई दवाई तक नहीं दी थी, बस यही कहा था कि काम करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले 4 दिन ऐसे ही गुजरे थे सीमा देवी को काम करते हुए, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि वो रोने लगी। जब अरविंद ने माँ को रोते देखा तो दिल तड़प कर रह गया। कहने लगा, मैं खुद आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। ये कौन सी डॉक्टर थी जिसने ना दवाई दी ना कोई इलाज किया और बस ये कह दिया कि काम करो। सीमा देवी कहने लगी कि दर्द की दवाइयाँ खा खा के अब तो ये हाल हो गया है कि खाना खाते ही मेरे सीने में जलन शुरू हो जाती है। मुझे नहीं खानी दवाइयाँ। वो डॉक्टर मेरी दुश्मन तो नहीं है, अच्छी खासी समझदार थी। उसने मुझे बड़े अच्छे से समझाया था
कि दर्द होगा, लेकिन मुझे सहन करके सारा काम करना है। इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अरविंद अपनी माँ को जब काम करते देखता और उनकी ऐसी हालत देखता तो उसका खून खौल उठता। आज भी सीमा देवी की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। पैरों का दर्द वैसा ही था, लेकिन अब तो कंधों में भी दर्द होने लगा। बर्तनों का ढेर धोकर वो थक जाती थी। विशाखा मीठी मीठी बातें करती रहती कि माँ जी देख लीजिएगा, जल्दी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। विशाखा अपने खाने का बहुत ख्याल रखती थी। जितने भी फल अरविंद अपनी माँ के लिए लाता वो खुद काट कर खाती रहती है। सास अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती कि साफ सफाई ठीक से नहीं हुई, यहाँ तो लगता है कि झाड़ू लगाई ही ना हो। आप ठीक से सफाई करें। कभी वॉशरूम अपने सामने धुलवाती, अपने कमरे की भी सारी सफाई सीमा देवी से करवाती। एक सप्ताह में ही सीमा देवी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पूरे घर की सफाई करती। अरविंद देखकर अपनी जान जलाता रहता। हालांकि शादी से पहले अपनी माँ से कह चुका था कि जैसे ही मेरी शादी होगी सारे काम की जिम्मेदारी मेरी पत्नी उठाएगी। माँ, आपने सारी जिंदगी मेहनत की है। पिताजी के जाने के बाद भी आपने मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। कुछ तो अरविंद के पिता की पेंशन आती थी, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा ज़्यादा था, इसलिए सीमा देवी लोगों के कपड़े सिलाई करके घर के खर्चे पूरे करती थी। जब अरविंद की नौकरी लगी तब भी उन्होंने सिलाई का काम नहीं छोड़ा था। सारी ज़िंदगी मेहनतें की थी, लेकिन चाहती थी कि बहू आ गई है तो सुकून की सांस भी लें। लेकिन शायद वो उनकी किस्मत में ही नहीं था, क्योंकि विशाखा उन लड़कियों में नहीं थी जिन्हें सास की सेवा में कोई रुचि हो। वो तो चाहती थी कि उसके अपने काम भी कोई और आकर करे। वो चाहती थी घर में काम वाली हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब घर के ढेर सारे काम उसे करने पड़े तो उसके लिए तो सब कुछ एक मुसीबत बन गया था। तभी उसने ये ड्रामा रचाया था। पूरा दिन वो अपने कमरे में बैठी रहती और अपने घर वालों से बातें करती। सीमा देवी का काम कर करके एक बार इतनी बुरी तरह से सांस फूलने लगी कि बुरी तरह से खांसने लगी। उन्हें सांस का दौरा पड़ गया। खांसते ही खांसते उन्हें लगा कि जैसे अब सांस ही नहीं आएगी। बेहाल थी, लेकिन विशाखा के सर पर जूं तक नहीं रेंगी थी। उसे आवाज़ें तो आ रही थीं कि सीमा देवी बुरी तरह से खांस रही हैं, लेकिन अपना दरवाज़ा खोलकर वो बाहर नहीं आई। पहली बार सीमा देवी फूट फूट कर रोई थी। अब तो अरविंद भी उनकी बात नहीं सुनता था। पानी भी पीना होता तो अपनी माँ को आवाज़ देता था कि माँ मुझे पानी पिला दे, जितना आप चलेंगी फिरेंगी आपको उतना आराम मिलेगा। विशाखा, उसका भी दिमाग इसी तरह बना चुकी थी कि मैं तुम्हारी माँ की दुश्मन नहीं। विश्वास ना आए तो जाकर पूछ लो कि इस बीमारी का इलाज क्या है। खाने में अरविंद रात को दही का रायता ज़रूर खाता था। फ्रिज में देखा तो दही नहीं था। अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने दही नहीं मंगवाया। कहने लगी मैं भूल गई। ऐसा करो माँ जी से बोल दो, वो ले आएंगी। गली के आखिरी कोने पर दूध वाली की दुकान है। ये सुनकर सीमा देवी रोने को थी। दोनों ही बदल चुके थे। बहू तो शुरू से ऐसी थी, लेकिन अब तो अरविंद के रंग भी बदलने लगे थे। कहने लगा हाँ माँ, आपके लिए तो चलना वैसे भी बहुत अच्छा है। उसने जेब से अपनी माँ को 100 रुपये दिए। कहने लगा जाकर दही ले आए। सीमा देवी की आंखों में आंसू थे। वो चुपचाप उठी और उठकर घर से बाहर निकल गईं। चलते हुए उन्हें लग रहा था जैसे उनके पैर टूटकर गिर जाएंगे। इतनी तेज दर्द हो रहा था। बच्चे गली में खेल रहे थे। अचानक से एक बच्चा भागता हुआ सीमा देवी की कमर से टकराया। इस धक्के से वो जमीन पर गिर गईं। घुटनों पर भी चोट आ गई, हाथ भी छिल गए। बच्चे हंसने लगे। बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे वह उठकर खड़ी हुई थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे। दही लेकर जब वापस आई, माँ के जख्मी हाथ देखे तो अरविंद तो जैसे भड़क उठा। कहने लगा ये क्या हुआ है आपको, किस बच्चे ने धक्का दे दिया? बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब इतनी हिम्मत नहीं है कि खुद को संभाल कर चल सकूं। ये सुनकर अरविंद के दिल को कुछ हुआ था। उसने अपनी माँ को दवाई लगाई, खाना भी अपने हाथों से खिलाया। लेकिन जब विशाखा ने देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कहीं अरविंद दोबारा से अपनी माँ का ख्याल न रखने लगे। उसे ये ना कह दे कि सारे काम की जिम्मेदारी तुम दोबारा अपने सर पर ले लो, मेरी माँ कुछ नहीं करेंगी। जैसे ही अरविंद कमरे में आया, विशाखा कहने लगी एक तो ये बच्चे भी पता नहीं अंधे होकर चलते हैं। माँ जी को कितनी चोट लग गई, आपने दवा तो लगा दी है ना? अरविंद ने जब देखा कि विशाखा को इसकी माँ की से हमदर्दी है तो कहने लगा हाँ लगा दी है। इससे पहले कि अरविंद कुछ और कहता, कहने लगी एक तो उस डॉक्टर की बातों ने मुझे डरा कर रख दिया है। कह रही थी कि अगर एक दिन भी तुम्हारी सास ने काम छोड़ा तो समझो कि पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। काश वो ये कह देती कि माँ जी कभी कभार काम कर लिया करें, तो मैं कभी भी उन्हें काम न करने देती। इतनी कमज़ोर होने के बाद भी उन्हें सफाई करनी पड़ रही है। बस कुछ महीनों की बात है, कुछ महीने और कट जाएं, फिर उनका शरीर खुल जाएगा, फिर दर्द नहीं होगा। इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा और ना ही दर्द की इतनी ज़्यादा गोलियां खानी पड़ेंगी। ये सुनकर अरविंद की तो जैसे सारी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। वो विशाखा से यही कहना चाहता था कि कुछ दिन उसकी माँ से कोई काम न कराए,
लेकिन जब उसने ये सुना कि एक दिन की छुट्टी से उसकी माँ की हालत दोबारा से वही आ जाएगी तो चुप हो गया। अगले दिन जहाँ जहाँ सीमा देवी को चोट आई थी वो जगह अकड़ गई थी, दर्द भी बढ़ गया था। लेकिन विशाखा ने रोब जमाते हुए कहा, अभी ये ना हो कि आप बिस्तर संभाल कर बैठ जाएं। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, अगर एक दिन भी आपने सफाई छोड़ी तो आपकी पिछली सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको फिर से 4 महीने पूरे करने पड़ेंगे, इसलिए जल्दी से सफाई करें। और हाँ, आज कपड़े भी इस्त्री करने हैं, इतने कपड़े हो गए इकट्ठे हो गए हैं अरविंद के कि क्या बताऊं। सीमा देवी अपने आंसू साफ करते हुए बाहर आई। वो लंगड़ाकर चल रही थी, अपने शरीर के दर्द से परेशान थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने सारा काम किया, लेकिन अब तंग आ चुकी थी। 1 सप्ताह बाद वो ऐसे ही घर से बाहर निकली कि फिर वापस नहीं आई। विशाखा ने तो जैसे दिल से धन्यवाद किया कि चलो जान छूटी। रात को जब अरविंद आया तो उसके सामने परेशान होने का नाटक करने लगी। कहने लगी, माँ जी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। दोपहर का खाना खा के मैं बस थोड़ी देर के लिए लेटी थी, उठकर आई तो वो घर में कहीं नहीं थी। मैंने तो पूरे मोहल्ले में पूछ लिया, कहीं नहीं है। ये सुनकर अरविंद की जान निकली थी। कहने लगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कहने लगी, आपको क्या बताती, मुझे लगा कि मोहल्ले में गई होंगी, दूर तो कहीं जाती नहीं, लेकिन मैंने सब जगह पूछ लिया। अरविंद खड़े पैर वापस मुड़ गया। पूरे मोहल्ले से अपनी माँ का पूछा। सबके पूछने से पता लगा कि कहीं जाते देखा तो नहीं, लेकिन सबने मना कर दिया। किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ गई हैं। वो रात के 2 बजे तक अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। वापस आया तो बहुत परेशान था। विशाखा जानबूझकर रोने लगी। अरविंद, माँ जी कहाँ चली गई हैं, तुम उन्हें वापस क्यों नहीं लेकर आए। उसने ऐसा ड्रामा रचाया कि अरविंद को अपनी पत्नी पर जरा भी शक नहीं हुआ था कि उसके खराब व्यवहार के कारण ही उसकी माँ चली गई। वो तो यूं रो रही थी जैसे उसकी अपनी माँ गुम हो गई हो। अरविंद ने 3-4 दिन अपनी माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने दोबारा से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। विशाखा इन दिनों बहुत चहक रही थी, बहुत खुश थी। पूरे घर पर उसका अकेले का राज था। उसने घर में काम के लिए कामवाली भी रख ली। कहने लगी, मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत ऐसे होने लगी कि वो ज़रा सा चलती तो उससे और चला नहीं जाता था। सांस फूलने लगती, पैरों में दर्द होने लगा। उसने पेन किलर खाई कि शायद शरीर में दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ देर आराम के बाद फिर से दर्द शुरू हो गया। और एक रात तो ऐसा दर्द उठा कि वो चीखने चिल्लाने लगी। अरविंद परेशान हो गया। कहने लगी, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता, मेरे पैर ऐसा लगता है कि टूट जाएंगे। अरविंद उसे सुबह सुबह डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इनके शरीर की हड्डियां जाम हो रही हैं और जब तक ये काम करेंगी तभी ठीक रहेंगी। वही खेल जो उसने अपनी सास के साथ खेला था, किस्मत ने उसके साथ वही खेल खेलना शुरू कर दिया। अरविंद ने काम वाली हटवा दी, सारे काम विशाखा को कहने लगा कि तुम करोगी। वो तो जैसे परेशान हो गई थी। उसे तो शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी, बस नखरे ड्रामे करने की आदत थी। लेकिन अब सारा काम करना पड़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था कि अगर उसने अपने आप को बिठाए रखा तो फिर वो इस लायक भी नहीं रहेगी कि खुद वॉशरूम भी जा सके। वो सारे काम जब करती तब उसे पता चलता कि सीमा देवी की क्या हालत होती थी। बुरी तरह से वो हाफ जाती थी, पैर ऐसे थे जैसे टूट जाएंगे। लेकिन अगर वो चलना छोड़ देती तो बिल्कुल ही हाथ पाँव न चलते। बार बार उसे अपने भाग्य पर रोना आता। अब एहसास हो रहा था कि किसी को दुख देना कैसा होता है। कई घंटे सफाई करने में लग जाते थे, क्योंकि चलना फिरना बहुत मुश्किल था। हाय हाय करती रहती थी। तब उसे याद आने लगा कि जब सीमा देवी को दर्द होता था और वो हाय हाय करती थी तो वो शायद मुंह बनाकर कहती थी कि एक तो आपने सफाई में 4 घंटे लगा दिए, अरे बाकी के काम कौन करेगा। जानबूझ के आप देर करती हैं, जल्दी जल्दी काम किया करें। अब पता चल रहा था कि वो किस दुख से गुजर रही थी। विशाखा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब खुद पर पड़ी थी तो एहसास हो रहा था कि अपनी सास के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था। उनको तो बीमारी भी नहीं थी, सबसे बड़ी बीमारी उनका बुढ़ापा था। बुढ़ापे के कारण वो बहुत कमज़ोर हो रही थी, इसी कारण उनसे काम नहीं होता था और जोड़ों में दर्द रहता था। मगर अब जो बीमारी विशाखा को लग गई थी वो बुढ़ापे से भी ज़्यादा खतरनाक थी। उससे ये पीड़ा सहन नहीं होती थी। कपड़े धोती तो बेहाल हो जाती, लेकिन सारे काम उसे खुद करने पड़ रहे थे। अरविंद उसे बार बार आवाज़ें देता, कभी कहता पानी लेकर आओ, वो बेचारी धीरे धीरे चलकर पानी लाकर रखती। फिर कहता, ऐसा करो मेरे लिए कप चाय बना दो। वो कहती, अरविंद एक बार में बोल दिया करो। कहने लगा, बार बार चलोगी तो ही तुम्हें फ़ायदा होगा, मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहता हूँ। एक दिन तो विशाखा की बस हो गई थी। उसने दोनों हाथ जोड़े और अरविंद के सामने रोने लगी। वह हैरान था। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रही हो। वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी माँ का अभिशाप लग गया है।
मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी माँ को कोई बीमारी है। तुम्हारी माँ बुढ़ापे के कारण कमज़ोर हो गई थी, इसलिए उनसे काम नहीं होता था और उनके जोड़ों में दर्द होता था। लेकिन मैंने कहा कि उन्हें हड्डियों की बीमारी है और सारे काम मैं तुम्हारी माँ से करवाती रही, यहाँ तक कि वो तंग आकर घर से चली गई और देखो भगवान ने मुझे वही सज़ा दी। अब सारे काम मुझे करना पड़ते हैं। तो मुझे पता चलता है कि वो किस दुख दर्द से गुजरती थी। अरविंद, कहीं से भी अपनी माँ को ढूंढ कर ला दो, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। विशाखा रो रही थी। सारी सच्चाई सुनकर अरविंद उससे कहने लगा, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हारे साथ जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। कुछ दिन तक अरविंद ने विशाखा से बात नहीं की। वो रोती थी, बार बार भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगती थी, उसके सास वापस आ जाएं, वो आगे से उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगी। एक दिन ऐसे ही हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही विशाखा ने दरवाज़ा खोला तो उसकी सास सामने खड़ी थी और बिल्कुल ठीक थी, ठीक से चल फिर रही थी। ये देखकर विशाखा रोने लगी, उनसे माफ़ी मांगने लगी कि आप कहाँ चली गई थी। वो कहने लगी, मैं थक गई थी इसलिए घर से निकल गई, लेकिन एक डॉक्टर की गाड़ी से टकरा गई। उसने मेरा इलाज किया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि तुम लोगों को मेरी बीमारी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे कोई बीमारी नहीं थी। ये सुनकर विशाखा शर्मिंदा होकर माफ़ियाँ मांगने लगी। उसकी सास ने उसे माफ़ कर दिया। विशाखा की हालत कुछ ठीक होने लगी, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानती थी। जिस दिन उसकी सास घर से गई थी, उससे एक रात पहले सीमा देवी सब कुछ अरविंद को बता चुकी थी। रो रो कर उससे कह चुकी थी कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं, क्योंकि अगर ये बीमारी होती तो अब तक कुछ तो आराम मिलता, लेकिन अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो ज़रूर बीमार हो जाएगी। अरविंद को विशाखा पर कुछ शक होने लगा था, इसलिए उसने अपनी माँ से कहा, चुपचाप घर से बाहर निकल जाए और किसी से कुछ न कहें। जब वो बाहर निकली तो अरविंद पहले से खड़ा था। अपनी माँ को वो अपनी मामा के घर ले गया और उन्हें वहीं मामा मामी के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। वहीं वो उस डॉक्टर से भी मिली जिसने उनका इलाज किया था। दूसरी ओर अरविंद ने खाने में एक ऐसी चीज़ मिलाई जिससे विशाखा के शरीर और जोड़ों में दर्द शुरू होने लगा। वो उसे एहसास दिलाना चाहता था कि किस दर्द से उसकी माँ गुजर रही थी, और इस पर भी वो दया नहीं दिखाती थी। जब खुद उसे वो दर्द होगा तो उसकी क्या हालत होगी, और वही हुआ था। विशाखा को भी अकल आ गई थी। अब वो अपनी सास की सेवा करती थी और अपने किए पर शर्मिंदा थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।